हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 8 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन को चेकआउट करो, क्रेजी जीके ट्रिक को, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और आज समर सेल का लास्ट डे है आप सभी के लिए, तो अभी आज और आपके लिए सारे कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा आप कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। चेकआउट करो एप्लीकेशन को। ओके, आज के सेशन की पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पर मिलेगा, और काफी सारी अदर फ्री पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं 8 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत तेजाब पीने के लिए मजबूर किए गए लोगों को भी एसिड अटैक विक्टिम की कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया है? तो देखिए, हमारी सोसाइटी में आप सभी को पता है काफी विकृत मानसिकता के भी लोग हैं, सारी सोसाइटी में होते हैं। तो किसी भी कारण से अगर किसी पर एसिड अटैक किया गया है, आपसी रंजिश में किया गया है ना, कोई भी आपसी मतभेद में, लड़ाई में, दुश्मनी में, या फिर किसी बच्ची पर एसिड अटैक किया गया है, तो इसी कंडीशन में क्या होता है, इन एसिड अटैक विक्टिम को राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ दिया जाता है, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, और काफी सारे अदर बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर तेजाब पिला दिया जाता है, ऐसा भी होता है हमारे समाज में, तो ऐसे लोगों को इस लाभ से वंचित रखा जाता था। मतलब ये जो बेनिफिट दिए जाते हैं जिन पर अटैक किया जाता है, उनके अलावा अगर किसी को पकड़कर तेजाब पिला दिया जाता है जबरदस्ती, तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जिन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के तेजाब पिला दिया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत एसिड अटैक विक्टिम माना जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और एक और जज की बेंच बैठी थी, और इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। बहुत ही शानदार वर्डिक्ट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जिसको जबरदस्ती पकड़ के एसिड पिलाया जा रहा है, भले ही उसके जख्म बाहर से नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन है वो डैमेज होते हैं, इंटरनली काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोगों को भी एसिड अटैक विक्टिम में शामिल किया जाना चाहिए, और उन्हें भी सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत सभी गवर्नमेंट स्कीम्स और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, अब उनके हकदार ये लोग भी होंगे जिनको जबरदस्ती पकड़कर एसिड पिलाया जा रहा है। ठीक है, तो उनको भी विक्टिम माना जाएगा और उन्हें सारी बेनिफिट दिए जाएंगे, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ दिया जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए क्या होता है कि जो एक्ट है ना, उसमें एक वर्ड है डिसफिगर्ड, विकृत। ओके, अब यहां पर डिसफिगर्ड वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है ना, केवल उन विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है जिन पर एसिड फेंका गया है। लेकिन होता क्या है कि भाई जो चोट होती है ना, वो केवल एक्सटर्नल नहीं होती, केवल बाहरी चोट नहीं होती, बल्कि जिनको पकड़कर एसिड पिलाया जाना है ना, इंटरनल इंजरीज उनकी और ज्यादा भयावह होती है, तो उनको लाभ दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर हम इनको लाभ नहीं देते हैं तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्विलिटी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विक्टिम वो भी है जिन पर एसिड अटैक किया गया है, और विक्टिम वो भी हैं जिनको जबरदस्ती पकड़ के एसिड पिलाया गया है। तो ये दोनों ही सेम है, दोनों को ही डैमेज हुआ है, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, तो ये दोनों ही, अगर हमको आर्टिकल 14 को देखें तो इन दोनों को लाभ दिया जाना चाहिए, अदरवाइज ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को। एक बहुत ही अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये देखने को मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने आर्टिकल 142 का जो पावर है उसका यूज किया है। अब बात आती है कि आर्टिकल 142 क्या कहता है।
आर्टिकल 142 कहता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट को विशेष पावर है और वो किसी भी विशेष आदेश को जारी कर सकता है कंप्लीट जस्टिस को देने के लिए। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में जिनको पकड़कर एसिड पिलाया गया है जबरदस्ती, उनको भी विक्टिम माना है, एसिड अटैक विक्टिम। आई होप समझ पाए होंगे। ये जो एक्ट है ना, अधिनियम 2016 का है, लेकिन ये लागू हुआ था अप्रैल 2017 में। जो डिसेबल्ड है उनको बेनिफिट देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। आई होप समझ पाए होंगे। रेड क्रॉस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये डे हर साल मनाया जाता है 8 मई को। देखिए, अगर हम रेड क्रॉस की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपदा, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई वॉर की कंडीशन है, ऐसे समय में राहत और बचाव के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो ये रेड क्रॉस नाम की एक संस्था है, इसी के सम्मान में वर्ल्ड या इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। अब 8 मई की डेट को इसलिए डिसाइड किया गया है क्योंकि इस दिन हेनरी ड्यूरेंट की जयंती। ये कौन है? ये वर्ल्ड रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है, हेनरी ड्यूरेंट। ओके, इंटरेस्टिंग ये है कि जो पहला नोबेल पीस प्राइज था ना, सबसे पहला 1901 में हेनरी ड्यूरेंट को ही दिया गया था और इन्हीं के द्वारा वर्ल्ड रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। 2026 में कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव ये थीम रखी गई है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की। 8 मई 1948 को ये पहली बार मनाया गया था पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में जो संस्था काम करती है वो इंडियन रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो रेड क्रॉस मूवमेंट समझ में आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपदा बचाव के लिए कार्य करता है। हेनरी ड्यूरेंट ने 9 फरवरी 1863 में इस संस्था की स्थापना की थी। अगर इसका हम सिंबल देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, फ्लैग देखेंगे, तो व्हाइट फ्लैग है जिस पर एक डॉक्टर का जो लाल रंग का क्रॉस है वो देखने को मिलता है। ये ह्यूमैनिटी को ही दर्शाता है ना। हम देखते हैं एम्बुलेंस पे या फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये ह्यूमैनिटी का ही प्रतीक है और यही रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल है। इसका ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में देखने को मिलता है। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कहा जाता है इसको, इसी की जो संस्था है। 1920 में ये शुरू हुई थी। इंडिया में आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन जो कैंप होते हैं वो लगाने का काम करती है और काफी सारे राहत के काम करती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये इसी का पार्ट है। तो इंटरनेशनल लेवल पर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब हेनरी ड्यूरेंट ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा के ही हैं। 1901 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है, पहला। ओके, आगे। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट वर्ष 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट, इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा नई दिल्ली में। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों के कंजर्वेशन के लिए इसे शुरू किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जेगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, ये 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। तो इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और इंडिया ने ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की। 2023 में कर्नाटका से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब अभी तक तो इसका ग्राउंड तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी पहली एनुअल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट मंथ 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का आयोजन किया जाना है। तो सम्मेलन में जो मेंबर्स है ना, काफी जो ऑब्जर्वर कंट्रीज है उनके गवर्नमेंट के हेड यहां पर आएंगे, काफी सारे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनको बुलाया जाएगा, पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट है, ऐसे 400 से ज्यादा डेलीगेट्स भी यहां पर भाग लेने वाले हैं। तो काफी सारे जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनके हेड यहां पर आएंगे और बिग कैट कंजर्वेशन पर यहां पर बातचीत की जाएगी। कैसे, मतलब एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि क्या प्रायोरिटीज है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम काम करेंगे और कैसे इन 7 प्रजातियों का संरक्षण करेंगे। यहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाएगा, जो कि एक कंजर्वेशन के लिए
प्रायोरिटीज यहां पर तय की जाएगी जिसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट ईयर पहली एनुअल मीटिंग होगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की नई दिल्ली में। 2026 में ये जो मीटिंग होगी, समिट होगी, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, ये थीम रखी गई है कॉन्फ्रेंस की, एनुअल समिट की। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बता ही चुका हूं क्या है। स्थापना 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटका के मैसूर से हुई थी। लॉन्च किया गया था भारत के पीएम के द्वारा। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय खिताब किसने जीता है? देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओके, ये यूके की एक यूनिवर्सिटी, इसका एक डिपार्टमेंट हर साल टीचर्स को अवार्ड देता है। मतलब ऐसे टीचर्स वर्ल्ड में जिन्होंने कोई इनोवेटिव आइडिया लगाया, कोई इनोवेटिव काम किया हो, चाहे वो नेचर कंजर्वेशन के लिए हो या किसी भी अदर चीज के लिए हो, तो ऐसे किसी टीचर को यह अवार्ड दिया जाता है। अलग अलग रीजन में इसको बांटा गया है। तो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026, इसमें जो साउथ एशिया रीजनल टाइटल है या अवार्ड है, यह भारत की एक टीचर को दिया गया इस बार, और इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल की हम कैजुअली बात करते हैं, इमेज देख लीजिएगा इनकी। ये नई दिल्ली में जीके गोयनका पब्लिक स्कूल की एक साइंस की टीचर है। इन्होंने अपने स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, क्लाइमेट फोकस्ड पाठ्यक्रम को इन्होंने तैयार किया है और छात्रों को क्लाइमेट चेंज के प्रति अवेयर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान इन्होंने दिया है। तो इनको साउथ एशियन रीजनल टाइटल दिया गया है। साउथ एशिया का रीजनल टाइटल या खिताब इनको दिया गया है, जिनका नाम है सोमा मंडल टीचर। तो देता कौन है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट, ये जो संस्था है ना, डिपार्टमेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इसके इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है हर साल। अलग अलग रीजन में बांटा जाता है। इस बार 126 देशों के 12,000 टीचर के नॉमिनेशन यहां पर मिले थे। केवल 9 रीजनल विनर्स ही यहां पर डिसाइड किए गए रीजन के हिसाब से। तो साउथ एशिया रीजनल खिताब किसको दिया गया? भारत की सोमा मंडल को। ठीक है, दिल्ली की टीचर है। तो 500 पाउंड की राशि की बुक्स दी जाती है, ट्रॉफी दी जाती है, इंटरनेशनली अवार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब जो नवंबर में कैम्ब्रिज टेक्स्ट बुक जारी होगी यूके में, उसमें थैंक यू पेज पर भी इनको शामिल किया जाएगा। तो एक बोल सकते हैं कि अच्छा गेस्चर है, अच्छी चीज है ये कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड। ठीक है, आंसर ले लिया है हमने, डेडिकेटेड, ओके, सोमा मंडल है ना। तो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड की यहां पर बात करें, एक्सीलेंट टीचर्स को दिया जाता है जिन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया हो टीचिंग में, ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को उनकी इनोवेशन, स्टडी सपोर्ट, एजुकेशन इम्पैक्ट के आधार पर अवार्ड दिया जाता है। देता कौन है? मैंने आपको बता ही दिया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट देता है। शुरुआत की गई थी 2018 में, पहले जो अवार्ड पहली बार दिए गए थे 2019 में घोषित किए गए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका फाउंडेशन काफी पहले से देखने को मिलता है और वर्तमान में ये कार्य कर रही है। एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप पर फैले हंता वायरस प्रकोप की जांच किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा की जा रही है? तो एक वायरस काफी सुर्खियों में है, आपने भी नाम सुना होगा, यह है हंता वायरस, चूहों से फैलने वाली बीमारी है। तो हाल ही में एक शिप है एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप, इस पर हंता वायरस के जो पेशेंट है वो डिटेक्ट किए गए हैं, इस वायरस को डिटेक्ट किया गया है। अब इसके प्रकोप की जांच के लिए जांच करने वाली एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी जांच कर रहा है क्योंकि बहुत ही बोल सकते हैं क्रिटिकल मामला है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। एमवी हॉन्डियस एक शिप है, ये डच फ्लैग का, मतलब नीदरलैंड से चला है, ये नीदरलैंड का शिप है। तो इस पर हंता वायरस प्रकोप की पुष्टि की गई है। 147 लोग इस शिप पर सवार है। अब यहां पर ये सुनो, ये बहुत ही काम आएगा आपके। 147 पूरे पैसेंजर और क्रू मिलाकर यहां पर लोग हैं, इनमें से 8 केस सामने आए और अब आप समझिए इसमें से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल मामला है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। तो WHO, अब ये अटलांटिक ओशन में अभी चल रहा है, तो WHO की टीम गई है इसकी जांच के लिए कि भाई इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि अभी तक हंता वायरस का कोई भी वैक्सीन या ऐसी कोई भी दवाई
अवेलेबल नहीं है। ये जो हंता वायरस है ना, एक्चुअल में ये जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां से आया हुआ है ये। तो एंडीज स्ट्रेन है इसका, मतलब एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में ये सबसे पहली बार साउथ अमेरिका में पाया गया था। तो 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना से ये यात्रा शुरू हुई है। इस शिप की एमवी हॉन्डियस शिप है ये। इसकी यात्रा शुरू हुई अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से अंटार्कटिका होते हुए ये जा रहा था काबो वर्दे, जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो ये अफ्रीका तक की यात्रा है। अब इनको सभी को आइसोलेट किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का सभी पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी जो पेशेंट है वो सीरियस है और ये फैल भी सकता है, मैन टू मैन फैल भी सकता है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो अब इस पर जांच की जा रही है। फैलता किसके कारण है? तो जो हंता वायरस है ये चूहे जो है उनके यूरिन, सलाइवा, रोडेंट्स जिसे कहा जाता है, कुतरने वाले जो जीव होते हैं नॉर्मली चूहे, इनके यूरिन, सलाइवा इनसे फैल सकता है। ओके, और साउथ अमेरिका में ये पहली बार साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर देखने को मिला था। तो हंता वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर चूहों के संपर्क में आने से फैलता है, उनके लार, सलाइवा, यूरिन इनसे फीवर आता है। वैसे ही सिम्टम देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको कोविड में देखने को मिले थे, है ना। बुखार आएगा नॉर्मली, जो मसल से पेन करेंगे, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो पेन करेंगे, और फिर इसके बाद ऑर्गन डैमेज, फेलियर और इसका सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ना मिले या तो समय के साथ ठीक हो जाए, ना मिले ट्रीटमेंट, तो किसी पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो यह हंता वायरस है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक चैंपियन एलेक्स जोनार्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? तो एक फार्मूला 1 रेसर है। अब आप बोलोगे सर फार्मूला 1 रेसर और इधर पैरालंपिक चैंपियन, पैरालंपिक मतलब डिसीज, है ना। तो एक्चुअल में ये पहले फार्मूला 1 के ड्राइवर थे 2001 तक, जब तक इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो ये आते हैं इटली से। इटली के फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट एलेक्स जोनार्डी, इनका हाल ही में निधन हो गया। कहां के? इटली के। ओके, इन्होंने फार्मूला 1 ड्राइवर, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। फार्मूला 1 और कार्ट चैंपियनशिप, जो रेसिंग चैंपियनशिप होती है, काफी सारी जीती है इन्होंने। एलेक्स ने काफी सारी जीती है, काफी पहचान बनाई अपनी। लेकिन 2001 में इनका एक एक्सीडेंट हो गया था फार्मूला 1 रेसिंग में और दोनों पांव इनको गंवाने पड़े। उसके बाद इन्होंने हैंड बाइक पकड़ी, पैरासाइक्लिंग शुरू की, और फिर पैरालंपिक में 2012 में लंदन ओलंपिक, 2016 में रियो ओलंपिक, 4 गोल्ड 2 सिल्वर इन्होंने अपने नाम की, है ना। तो पैरालंपिक खिलाड़ी भी हैं, इटली से आते हैं, फार्मूला 1 रेसर है जिनका नाम है एलेक्स जोनार्डी। इनका हाल ही में निधन हो गया, इटली के रहने वाले। पैरालंपिक आप सभी को पता है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओलंपिक के बाद इसका हर साल आयोजन किया, 4 साल में एक बार जब भी ओलंपिक होते उसके बाद इंटरनेशनल पैरालंपिक इसका आयोजन करवाती है। यहीं पर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। फार्मूला 1 रेस की बात करें तो इसको गवर्न करने वाली बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन, जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है वो इसको गवर्न करती है। 1950 में पहला ऑफिशियल सीजन हुआ था फार्मूला 1 का। इस संस्था का हेडक्वार्टर पेरिस में देखने को मिलता है। भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है? तो वियतनाम, जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, और इंडिया, दोनों ही आसियान कंट्री। दोनों देशों में क्योंकि लगातार बिजनेस बढ़ता जा रहा है, लगातार ट्रेड बढ़ता जा रहा है, तो दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक अपना जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया और वियतनाम अपने बीच के ट्रेड को, नॉर्मली वस्तुओं का ट्रेड किया जाता है, जो सर्विसेज का ट्रेड किया जाता है, दोनों इसमें शामिल है। अच्छा, हमारे बीच में किन वस्तुओं का ट्रेड होता है? तो फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, काफी सारे ट्रेड किए जाते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों ही बहुत ही अच्छे पार्टनर है।
अब दोनों देशों का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा जो बायलैटरल बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए, है ना। आसियान वियतनाम आसियान में 1995 में शामिल हुआ था और इंडिया 1992 से ही आसियान का मेंबर है, डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, है ना, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, तो इसकी नेबर कंट्री में चाइना देखने को मिलती है, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश अपनी बाउंड्री शेयर करते वियतनाम से, और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो साउथ चाइना सी से टच होती है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? 22 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में ये 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली है 22 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। 7 दिन तक ये चलेगी और दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम है, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, इंडोर गेम है। कॉमनवेल्थ नेशन, जो 35 से ज्यादा कॉमनवेल्थ देश हैं, उनके नेशन के 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी और टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 35 से ज्यादा कॉमनवेल्थ कंट्रीज के टेबल टेनिस प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आयोजन कौन करवाएगा? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार मिलकर इसका संयुक्त रूप से आयोजन करवा रही है। 22 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में 2026 में आयोजित की जाएगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आयोजन करवाने वाला है। इंडिया में टेबल टेनिस की गवर्निंग बॉडी है नेशनल लेवल पर, 1926 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन से मान्यता प्राप्त संस्था है। टेबल टेनिस को पहली बार 1988 के सियोल ओलंपिक में ओलंपिक स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया था, तब से ये ओलंपिक में मान्यता प्राप्त है। हाल ही में 16वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण तेलुगु इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख किस राज्य में खोजे गए हैं? रिसेंटली 16वीं शताब्दी के तेलुगु शिलालेखों को खोजा गया है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश का एक प्लेस है जिसका नाम है ताड़ीपत्री, यह आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है ताड़ीपत्री। यहां पर 16वीं शताब्दी के तेलुगु इंस्क्रिप्शंस मिले, शिलालेख मिले, और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहां से विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए शिलालेख क्या होते हैं, अगर हम शिलालेखों की बात करें तो किसी भी साम्राज्य के अगर शिलालेख खोजे जाते हैं तो किसी भी साम्राज्य का जो उनकी धार्मिक मान्यता है, किस धर्म को फॉलो करते थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है, उनका जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में पता चलता है, उनके जो रूल थे साम्राज्य को चलाने के लिए, किसके बिहाफ पर वो चलाते थे, कौन सी बुक को फॉलो करते थे या किसको फॉलो करते थे, कैसे उन्होंने बनाए थे, इन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो इंस्क्रिप्शन से ही मिलते हैं। तो इनको संरक्षित किया जाना भी जरूरी है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री में तेलुगु इंस्क्रिप्शंस मिले, शिलालेख मिले हैं यहां पर, और ये जो इंस्क्रिप्शन से पत्थरों पर अंकित है विजयनगर साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाते हैं कि भाई उनका साम्राज्य कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक फैला हुआ था वर्तमान में क्योंकि कर्नाटक के हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल के रूप में जाना जाता है कर्नाटक में। तो विजयनगर साम्राज्य का फैलाव आंध्र प्रदेश, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वहां तक था क्योंकि तेलुगु इंस्क्रिप्शन वहां तक मिले। ओके, तो प्राचीन मंदिर या फिर स्टोन इंस्क्रिप्शन के लिए भी ताड़ीपत्री जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है प्राचीन कालीन शिलालेखों को लेकर, तो इसको भी याद रखिएगा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अब दक्षिण भारत की हिस्ट्री, लैंग्वेज, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे शिलालेखों से ही मिलते हैं, और तेलुगु कल्चर को समझने में भी शिलालेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहां पर याद रखिएगा जो शिलालेखों का अध्ययन है ना वो एपिग्राफी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एपिग्राफी किसका अध्ययन है? शिलालेखों का। और इसके अलावा प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखना। कैजुअली विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कर्नाटक में। हम्पी को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया तुंगभद्रा नदी के किनारे। ओके, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी हम्पी। लास्ट क्वेश्चन,
40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? 40 वर्ष से अधिक आयु के जो वर्कर्स है उनके लिए नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप जो कि अनिवार्य है, इस इनिशिएटिव को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है वर्तमान में मनसुख मांडविया। तो इन्होंने 2026 में 7 मई को नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव की शुरुआत की। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो श्रमेव जयते विजन है उसको पूरा करने के लिए और 4 लेबर कोड्स के तहत ही इसको लागू किया जा रहा है इनिशिएटिव को। श्रमेव जयते जो इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट का, श्रमिकों को सम्मान दिलवाना, जो श्रमिक के वर्कर्स हैं उनको सम्मान दिलवाना श्रमेव जयते इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी के तहत नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है नई दिल्ली में। अब इनिशिएटिव के तहत किया क्या जाएगा? 40 साल से अधिक आयु के जो भी वर्कर्स होंगे कंपलसरी है उनके लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, जो कि फ्री होगा। एनुअल हेल्थ चेकअप उनका करवाया जाना चाहिए। कंपनी और जो कारखाने उन पे भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो सारे ऐसे वर्कर्स जो उनके यहाँ काम करते हैं फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप उनका कंप्लीट करे, क्योंकि ये उनके लिए अनिवार्य है। और इसके अलावा जो खतरनाक जोखिम भरी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जैसे चेन्नई या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक चीज बनाने वाली कंपनी है, कोई हैवी मशीनरी बनाती, केमिकल बनाती, पटाखे बनाने वाली कोई कंपनी है, तो ऐसे जो कर्मचारी हैं उनके लिए एज लिमिट को फिक्स नहीं किया गया है। उनको तो नियमित मेडिकल चेकअप जरूरी होगा, अनिवार्य होगा इस इनिशिएटिव के तहत। तो उद्देश्य क्या है? अगर कोई भी उनमें बीमारी है तो उनको अर्लियर स्टेज पर डायग्नोस किया जा सके और हेल्थ केयर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके इंडिया में, और उनकी मॉनिटरिंग की जा सके इंडिया में जो भी श्रमिक है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे किसने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है। भारत में 29 सेंट्रल लेबर लॉ को मिलाकर 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। तो ये चारों यहां पर मैंने मेंशन कर दिए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार पीडीएफ में से इनको आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है। 8 मई के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं फास्ट। केंद्र सरकार के द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 5,659 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो यह किया जाएगा 38। 2025 से 26 में ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रेलवे जोन सदर्न रेलवे जोन है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। स्टार्टअप कडापा इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। हाल ही में मंजूर की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का मुख्य उद्देश्य लिक्विडिटी सपोर्ट और एडिशनल क्रेडिट उपलब्ध करवाना। ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितनी लागत के 3 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो 23,437 करोड़ की लागत के हैं ये। नई दिल्ली में आयोजित ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? जनरल अनिल चौहान ने। लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इटली के जेनिक सिनर। और केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कानून में संशोधन को मंजूरी दी ताकि वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध घोषित किया जा सके? तो नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट 1971। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। छठा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन कर्नाटक में किया गया। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर 2024 का अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को। और खंजर सैन्य अभ्यास के 12वें एडिशन का आयोजन किया गया किर्गिस्तान में, क्योंकि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित की जाती है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। दाव को जीआई टैग दिया गया है। यह दाव क्या है और किस राज्य से संबंधित है यह भी बताना। जास्कर उत्सव का 10वां एडिशन कहां आयोजित किया गया था? और ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था?
तीनों क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।